हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जब हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे, हम आपको डेली बेसिस पे फ्री वोकेबलरी प्रोवाइड करते हैं हमारे अफेयर्स क्लाउड हिंदू वोकैब्स टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, राइट। एंड यहां पर हम डेली आपको 4 वर्ड्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। ये आपके पिक्टोरियल फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, राइट। यहीं पर हम मेक श्योर करते हैं कि हम आपको 5 क्विज क्वेश्चंस भी दें डेली बेसिस पे ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके, करेक्ट। एंड ये चीजें अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, अपने वोकैब को इंक्रीज करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे गिवन है। उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए एंड अपने वोकैब को और एनहांस कीजिए एंड डेली बेसिस पे हम मेक श्योर करते हैं कि आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करें। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 28 एंड 29 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा तो एंड तक बने रहिएगा, काफी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज वर अकॉर्डेड विद नवरत्ना स्टेटस। तो अभी किन कंपनीज को यहाँ पर नवरत्ना स्टेटस मिला है आपसे ये पूछा गया है। तो 2 कंपनीज का नाम याद रखेंगे, IREDA एंड हुडको। IREDA है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी एंड हुडको है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन दोनों को यहां पर अभी नवरत्ना स्टेटस ग्रांट किया गया बाय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। मार्क करके चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। IREDA की बात करें, इनका जो नेट प्रॉफिट हुआ वो राइज कर गया बाय 32% ईयर ऑन ईयर टू 337 करोड़ रुपीस
राइट। एंड इनके जो AUM है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, इट ग्रू बाय 26.8%। करेक्ट। IREDA की बात करें, 1987 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था एज अ मिनी रत्ना कंपनी। एंड ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर। हुडको की बात करें, ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है एंड ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर। राइट। अगर मैं ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करूं, करेक्ट, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको डेजिग्नेट किया गया एज अ मिनी रत्ना कैटेगरी 1 CPSE अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। राइट। एंड यहीं पे याद रखेंगे, ये इंडिया का जो पावर लैंडस्केप है ना, उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। NTPC इंडिया की बात करें तो NTPC है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। राइट। इन्होंने किसके साथ? JBIC है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ एक अभी टाइप किया, ताकि वो उनको लोन प्रोवाइड कर सकें। और कितना लोन? $200 मिलियन, जो कि इक्वल है 30 बिलियन जापानीज येन के, एंड ये इक्वल है 1650 करोड़ रुपीस। करेक्ट। इतने का लोन यहां पे अप्रूव किया गया इन दोनों की पार्टनरशिप के बीच। तो ये मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने के पूरे चांस रहेंगे। फिर यहीं पे अगर हम बात करें व्हाट इज नवरत्ना स्टेटस, तो नवरत्ना स्टेटस किसी भी इंडियन गवर्नमेंट की टॉप टायर PSU को दिया जाता है। इससे उनको एक पावर मिल जाती है कि वो 1,000 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विदाउट एनी अप्रूवल फ्रॉम द सेंटर गवर्नमेंट। राइट। एंड दीज कंपनीज कैन इन्वेस्ट 30% ऑफ देयर नेट वर्थ एनुअली प्रोवाइडेड इट रिमेन्स अंडर 1,000 करोड़ रुपीज। एंड ये पार्टिसिपेट कर सकती हैं वेरियस जॉइंट वेंचर्स में, अलायंसेज में, एंड ये अपनी फॉरेन सब्सिडरीज को भी स्टैब्लिश कर सकती हैं। करेक्ट। किसी भी नवरत्ना को कंपनी स्टेटस के लिए क्वालिफाई करने के लिए कंपनी को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का स्टेटस होना चाहिए अंडर द शेड्यूल A ऑफ द CPSE। राइट। इसी के अलावा अगर हम बात करें कुछ और कंपनी जो नवरत्ना कंपनीज है, जैसे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, रेल विकास निगम लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ONGC विदेश लिमिटेड, राइट्स, इरकॉन, IREDA, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एंड हुडको। ये आपकी कुछ लिस्ट है नवरत्ना कंपनीज की। नेक्स्ट आ जाता है इसरोज लॉन्ग टर्म सैटेलाइट इमेजरी कवरिंग द कैचमेंट ऑफ इंडियन हिमालय रिवर बेसिन फ्रॉम 1984 टू 2023। अराउंड हाउ मेनी ग्लेशियर लेक्स हैव नोटेबली एक्सपेंडेड सिंस 1984। देखो, इसरो ने इंडियन हिमालयन रिवर बेसिन है ना, उनको यहाँ पे काफी टाइम तक ऑब्जर्व किया। 1984 से लेकर 2023 तक का ये डाटा है। इसमें बताते हैं कि जो रिवर्स है ना, वहां पे वो एक्सपेंड कर गई हैं। रीजन बीइंग हम क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है, तो इससे जो आइस है ग्लेशियर्स की वो पिघल गई, तो वहां पर जो रिवर्स थी वो एक्सपेंड कर गई, वो डबल हो गई, 1.5 टाइम्स इंक्रीज हो गई। राइट। तो इस हिसाब से यहाँ पे डाटा रिलीज किया गया, जिसमें बताया गया आउट ऑफ 2431 लेक्स जो कि लार्जर हैं बाय 10 हेक्टेयर्स, 2016 से 17 के बीच में अगर हम ये डाटा देखते हैं तो यहाँ पर 676 ग्लेशियर लेक्स ऐसी हैं जो कि एक्सपेंड कर गई सिंस 1984। इन 676 में से 601 लेक ऐसी हैं जो कि 2 टाइम्स ग्रो कर गई, 10 लेक्स ऐसी हैं जो 1.5 से 2 टाइम्स ग्रो करी, एंड यहाँ पे बाकी 65 लेक्स ऐसी हैं जो कि 1.5 टाइम्स यहाँ पर इन्होंने राइज देखने को मिला, क्योंकि मेल्ट हो गई आइस मेल्ट हो गई, तो उनका जो पानी है उससे जो लेक्स हैं वो ज्यादा भर गई। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर इसी के अलावा अगर हम देखें तो जरा बताओ अभी रिसेंटली कितनी लेक है जो कि आपकी 4000 से 5000 मीटर की एलिवेशन की रेंज में बताता है। तो 314 लेक ऐसी हैं जो कि 4000 से लेके 5000 मीटर की रेंज, एलिवेशन रेंज पे दिखाता है, एंड 296 लेक्स ऐसी हैं जो कि अबव 5000 मीटर की रेंज में आती है, एलिवेशन हाइट पर आती है। चलिए यहां हम देख सकते हैं मोर देन 27% ऑफ द आइडेंटिफाइड ग्लेशियर लेक्स इन द हिमालयंस एक्सपेंडेड सिंस 1984 अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज्ड बाय इसरो। नेक्स्ट है, किस इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद यूनाइटेड किंगडम लिटोरल रिस्पांस ग्रुप साउथ के साथ। तो ये रहेगा INS शाहदरी का, यहां पर हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। राइट। इन्होंने पार्टनरशिप की, इन्होंने इस एक्सरसाइज में कंडक्ट कराई विद यूके लिटोरल रिस्पांस ग्रुप के साथ। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। इससे इंडिया और यूके की जो स्ट्रेंथ है, मैरीटाइम कॉपरेशन है, उसमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथन होता हुआ दिखेगा, काफी ज्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। INS शाहदरी की बात करें, ये थर्ड शिप ऑफ द इंडिजिनियसली डिजाइन एंड बिल्ड प्रोजेक्ट 17 क्लास। इसको बिल्ड किया गया मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा एट मुंबई महाराष्ट्र।
It was officially commissioned in Indian Navy on 21st of July 2012 into Eastern Naval Command विशाखापट्टनम एंड 3 स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं जो प्रोजेक्ट 17 क्लास सीरीज के अंडर आते हैं, INS तिवालिस, INS शाहदरी एंड INS सतपुरा। इसी के अलावा अगर हम बात करें INS जटायु की, तो INS जटायु राइट, इसको कमीशन किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा एट मिनिकॉय आइलैंड, और ये मिनिकॉय आइलैंड कहाँ पर है, ये लक्षद्वीप में है। INS संध्या की बात करें तो ये यार्ड 3025, इसको कमीशन किया गया विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी के द्वारा। एंड INS तीर राइट, ये पहला ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है जिन्होंने ज्वाइन किया है एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस को, एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस राइट। तो ये कटलस एक्सरसाइज में ऐसा पूछा जा सकता है कि किस इंडियन नेवल शिप का पार्टिसिपेशन देखने को मिला, INS तीर का। लोकेशन क्या रहेगी इस एक्सरसाइज की, शीशेल्स एक्सरसाइज की ये लोकेशन रहेगी, शीशेल्स में देखने को मिला था एट पोर्ट विक्टोरिया। मूविंग ऑन, चलिए इसी के अलावा फ्रेंड्स हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये उसका लिंक रहेगा। वीडियो को पॉज कर दीजिए और अभी जाके इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम नहीं है तो उसको डाउनलोड करके इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें हम डेली बेसिस पे हमारी जो वीडियोस आती है डेली करंट अफेयर्स, उसका आपको लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा। उसी के साथ साथ जो शॉर्ट्स हम डालते हैं उसका लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको वन लाइनर्स जो हम प्रोवाइड कराते हैं, वन लाइनर्स का हम यहाँ पर आपको डेली वन लाइनर्स प्रोवाइड कराएंगे। एंड ऑल जो टर्म ऑफ द डेज होती हैं वो भी हम आपको यहाँ पे डेली प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको कहीं और ना ढूंढना पड़े, आपको एक ही जगह पर सारी चीज मिल जाए। एंड ये एक आपका ग्रुप बन जाएगा जहां पर आपको डेली हम क्विज, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट शुड बी द मिनिमम नेट वर्थ ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक एट द एंड ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर टू बी एलिजिबल फॉर कन्वर्जेंस इनटू यूनिवर्सल बैंक्स। तो जो मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक की, इसके लिए अभी एक फ्रेमवर्क लेआउट किया गया RBI के द्वारा, जिसके हिसाब से उन्होंने बताया कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं इनके पास मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए 1000 करोड़ रुपए का राइट, और इनका सेटिस्फैक्टरी ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस का, तभी उनको यहां पर एक यूनिवर्सल बैंक का क्राइटेरिया वो कर शिफ्ट हो सकते हैं, मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक से वो यूनिवर्सल बैंक पे शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस, मार्क करके चलेंगे। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अभी रिसेंटली RBI ने एक और गाइडलाइंस रिलीज की थी कि जो ARCs होते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, उनका जो पेड अप कैपिटल होना चाहिए ना, उनका जो सिक्योरिटीज होनी चाहिए उनके पास, पहले 100 करोड़ रुपीस होता था, अब उसको बढ़ा के 300 करोड़ रुपए कर दिया है कि इतनी उनके पास होनी चाहिए, जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है। फिर जो मिनिमम कैपिटल पेड अप कैपिटल, जो मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल होना चाहिए किसी भी पेमेंट बैंक के पास, वो कितना होना चाहिए, 100 करोड़ होना चाहिए। किसी भी इक्विटी कैपिटल किसी भी पेमेंट बैंक के पास 100 करोड़ रुपीस का होना चाहिए। ठीक है, फिर जो पेमेंट बैंक है, दे शैल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 15% राइट, एंड ये जो परसेंटेज है कैन बी हायर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय RBI फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसी के अलावा जो RRB एक्ट है, याद रखेंगे RRB एक्ट आया था एक, RRB क्या होता है आपका, रीजनल रूरल बैंक अमेंडमेंट बिल ऑफ 2014। इसके हिसाब से जो बताया गया कि ये जो एक्ट है इसने मैंडेट किया ऑथराइज्ड कैपिटल फॉर किसी भी रीजनल रूरल बैंक के लिए कितना होना चाहिए, 5 करोड़ रुपए होना चाहिए राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, आप देख सकते हैं RBI लेज आउट द फ्रेमवर्क फॉर वॉलंटरी ट्रांजिशन फ्रॉम स्मॉल फाइनेंस बैंक इनटू यूनिवर्सल बैंक, एंड कितना कैपिटल होना चाहिए इनके पास, 1000 करोड़ रुपए का यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर अंडर विच सेक्शन SNB कैन चेंज इनटू अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक में चेंज हो सकता है अंडर विच सेक्शन, ये जरा और क्वेश्चन बताओ जरा, किस सेक्शन के अंडर चेंज हो सकता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो किस सेक्शन के अंडर चेंज हो सकता है, वो है अंडर द सेक्शन 22(1) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 करेक्ट। अगर कंडीशंस मेट होती हैं यहां पर तो इन गाइडलाइंस के हिसाब से स्मॉल फाइनेंस बैंक कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू यूनियन बैंक राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर हम देखें कौन से रहेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसे आपका AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। एंड नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ये एक ऐसा स्मॉल फाइनेंस बैंक है करेक्ट, जो कि आपका स्टॉक्स के ऊपर मेंट नहीं है, जो आपका किसी भी स्टॉक्स के ऊपर नहीं आता, दे आर नॉट ऑन एनी लिस्टेड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, फिर इसके अलावा आ जाता है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड सो ऑन करेक्ट।
अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, यहाँ पे ये छोटे बैंक्स होते हैं जो किसी भी रूरल एरियाज में अंडर सर्व सेगमेंट होता है उनको कैटर करने का काम करते हैं, उनको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराने का ये काम करते हैं। इसी के अलावा देखें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जन ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इनटू यूबीज। अभी हमने देखा 6 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। स्मॉल फाइनेंस बैंक शुड हैव अ मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 1000 crore rupees. Interested small finance bank should have a scheduled status with a satisfactory track record of performance for a minimum period of 5 years. It should meet the prescribed capital to risk weight asset ratio requirements of 15% of the small finance bank. देन हमने देखा अमंग जो 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनमें से नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसा है जो कि आपका किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। स्मॉल फाइनेंस बैंक शुड हैव अ नेट प्रॉफिट इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक दे हैव अ ग्रॉस नेट परफॉर्मिंग एसेट ऑफ 3% एंड नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ 1% इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। आरबीआई की बात करें तो अभी 25वें गवर्नर कौन है यहाँ पर, वो है शक्तिकांत दास, राइट। हेडक्वार्टर का है मुंबई महाराष्ट्र में एंड 1 अप्रैल 1935 को इसको एस्टैब्लिश करा गया। मूविंग ऑन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने नोटिफाई किया एक फ्रेमवर्क फॉर द कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर टू रेज डेट बाय प्लेजिंग द इक्विटी ऑफ देयर इन्वेस्टी कंपनीज। देखो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है, ये एक फंड स्टैब्लिश किया जाता है जो कि आपका लोगों से पैसा कलेक्ट करके किसी पर्टिकुलर सेक्टर में लगाएगा, राइट। ये आपका ओपन एंडेड भी होता है, क्लोज एंडेड भी होता है। क्लोज एंडेड का मतलब होता है आपका पैसा कुछ फिक्स हो जाएगा कुछ टाइम पीरियड के लिए। ओपन एंडेड आप उस पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं। इसमें आपके इंडियन इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। जो कैटेगरी 1 और 2 होती है ये दोनों आपकी क्लोज एंडेड होती है, राइट, फिक्स टेन्योर होता है यहाँ पर। कैटेगरी 1 में आप बेसिकली जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो छोटी कंपनीज होती है, वहां पर इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, राइट, मार्क करके चलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने नोटिफाई किया एक फ्रेमवर्क फॉर कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर टू रेज डेट बाय प्लेजिंग द इक्विटी ऑफ देयर इन्वेस्टी कंपनीज। तो कहां पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये लॉन्च किया फ्रेमवर्क? सेबी के द्वारा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा ये फ्रेमवर्क यहां पे लॉन्च किया इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर टू रेज डेट बाय प्लेजिंग इक्विटीज ऑफ देयर इन्वेस्टी कंपनीज, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर अगर इसी में मैं सीसीआई की बात करूं तो याद रखेंगे अभी रिसेंटली सेक्शन 20, 35 एंड 40 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2023 ये विद इफेक्ट कम इनटू फोर्स ऑन 6 मार्च 2024 एंड इसने अलाउ किया सीसीआई को कि ये पेनल्टी इंपोज कर सकती है ऑन द ग्लोबल टर्नओवर ऑफ द कंपनी फॉर एंगेजिंग इन एक्टिविटीज जो कि कंपटीशन को डिस्टॉर्ट करता है। मतलब अगर आप कंपटीशन खत्म कर रहे हैं तो सीसीआई उन कंपनीज पे लीगली पेनल्टी इंपोज कर सकती है। देन आईआरडीए की बात करें, इन्होंने जो रिक्वायरमेंट थी ऑफ द केस टू केस अप्रूवल फॉर इन्वेस्टमेंट इन आईडीएफ एनबीएफसीज उसको खत्म कर दिया बाय इंश्योरेंस कंपनीज। देन आरबीआई की बात करें तो इन्होंने रिवाइज किया एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर द इंक्लूजन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। ठीक है, इसी के अलावा अगर हम यहां पे देखें सेबी इन्होंने नोटिफाई किया ये फ्रेमवर्क फॉर कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 ईआईएफ्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर टू रेज डेट बाय प्लेजिंग द इक्विटी ऑफ देयर इन्वेस्टिंग कंपनीज। ठीक, इसी के अलावा अगर हम देखें एक और क्वेश्चन, सेबी ने नोटिफाई किया किस कंपनी को टू पे रेगुलेटरी फी बेस्ड ऑन द नोशनल वैल्यू रेदर देन द प्रीमियम वैल्यू फॉर देयर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। तो सेबी ने नोटिफाई किया बीएसई को, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, टू पे रेगुलेटरी फी ऑन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट रेदर देन द प्रीमियम वैल्यू फॉर देयर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। एक चीज याद रखेंगे, बीएसई, एनएसई, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल ये चारों किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं? सेबी के द्वारा ही रेगुलेट किए जाते हैं। फिर यहीं पे याद रखेंगे एनएसई, इन्होंने अभी कट किया है ट्रांजैक्शन चार्जेस बाय 1% एंड दे हैव प्लान टू एग्जिट फ्रॉम द नॉन कोर बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। देन एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक्स लिमिटेड, एनपीबीएल, ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है एनएसडीएल की। इन्होंने लियो के साथ मिलके, लियो वन के साथ मिलके लियो वन कार्ड को यहां पे लॉन्च किया। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड की बात करें तो ये पहली इंडियन डिपॉजिटरी बन गई जो होल्ड करती है 10 करोड़ एक्टिव डीमेटलाइजेशंस को। ठीक है, मूविंग ऑन, यहां पर आप देख सकते हैं सेबी ने नोटिफाई किया बीएसई को टू पे रेगुलेटरी फी ऑन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने प्लेज किया $23.6 बिलियन इन 2023 टू हेल्प एशिया एंड पैसिफिक प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक।
एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्लेज किया $23.6 बिलियन इन 2023 टू हेल्प एशिया एंड द पैसिफिक ग्रुप प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहीं पे वर्ल्ड बैंक की बात करें, इन्होंने अप्रूव किया एक नया प्रोजेक्ट वर्थ $452 मिलियन टू इंप्रूव द कनेक्टिविटी ऑफ 1.8 मिलियन पीपल जो असम में रहते हैं। एंड एक प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया, वो प्रोजेक्ट है आपका बेसिकली कि असम में जो रोड्स एंड ब्रिजेस हैं उनको कनेक्ट करने की बात की गई। एंड ऑलमोस्ट 1739 विलेजेस को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे। अपार्ट फ्रॉम दिस, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो उन्होंने यहाँ पे प्लान किया टू रेज 40,000 करोड़ रुपीस, जो कि आ जाता है ऑलमोस्ट $4.8 बिलियन इन लोकल करेंसी, ताकि जो इंडिया का लोन डिसबर्समेंट है उसको बढ़ावा दे सके, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर सके लोगों को। देन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें, AIIB, राइट, इन्होंने इन्वेस्ट किया 486 करोड़ रुपीस, जो कि क्लोज है $58.4 मिलियन के। इन्होंने इसको इन्वेस्ट किया SCIT में। SCIT क्या है? सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। ये एक तरह का इन्वेट होता है। इन्वेट क्या होता है? जैसे आपके रीट्स होते हैं, रीट्स में आप इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं कुछ पोर्शन में, ऐसे ही इन्वेट्स में आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ पर ये प्रोजेक्ट मेरिडियन रहेगा, जो कि इस SCIT के थ्रू इन्वेस्ट किया जाएगा इन प्रोजेक्ट मेरिडियन, ठीक है, जिसमें आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 486 करोड़ रुपए रेज करने की बात करी टू इन्वेस्ट इन दिस SCIT, करेक्ट, जो कि एक तरह का इन्वेट है इन प्रोजेक्ट मेरिडियन। SCIT क्या है? इंडिया का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, मार्क करके चलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसी के अलावा याद रखेंगे जो हमने बात की कि एशियन डेवलपमेंट बैंक प्लेज करेगा $23.6 बिलियन इन 2023, राइट, फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज। इससे इंक्लूड करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इन दिस विच ऑल्सो इंक्लूडेड $9.8 बिलियन फॉर क्लाइमेट एक्शन, जो ये ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं टू हेल्प एशियन पैसिफिक प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑल्सो रेज्ड एन एडिशनल $60.4 बिलियन इन को फाइनेंसिंग थ्रू स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट करेगी जाएगी जो आपके क्लाइमेट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, क्लाइमेट फाइनेंसिंग पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की बात की जाएगी, ठीक है। एंड थ्रू दिस मार्क करके चलेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक का एम है कि ये $100 बिलियन इन्वेस्ट कर सके इन क्लाइमेट फाइनेंसिंग फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज 2019 से लेके 2030 के बीच में, ठीक। इसी के अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, याद रखेंगे, जो ये प्लेज किया ना, बेसिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंशियल हब लॉन्च किया था। नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब कहाँ लॉन्च किया था? फॉर एशिया पैसिफिक, दिसंबर के महीने में 2023 में ड्यूरिंग द COP28, जो कि कहाँ पर हुई थी? दुबई में, UAE में, जहाँ पर उन्होंने ये अमाउंट को रेज करने की बात की गई। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन रहेंगे? मसासुगु असाकावा, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस, 68 मेंबर कंट्रीज हैं इसके, मेंबर नेशंस हैं, एंड 1966 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, HDFC लाइफ, ये एंटर करते हैं कॉर्पोरेट एजेंसी टाई अप विद पीयरलेस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के साथ, एंड दिस इज बेसिकली, ये पार्टनरशिप अलाउ करेगा PFPDL को, जो कि एक कॉर्पोरेट एजेंसी है, कॉर्पोरेट एक इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी हो गई HDFC, राइट। तो ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगी टू PFPDL टू डिस्ट्रीब्यूट HDFC's लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर्स। तो HDFC अपने लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करेगी टू द कस्टमर्स ऑफ PFPDL। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी पार्टनर किया विद फर्स्ट एट IIT कानपुर के साथ टू बूस्ट इनोवेशन इन मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फिनटेक सॉल्यूशन। तो जो फिनटेक सेक्टर है ना, उसको ग्रो करने के लिए, जो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर है उसको ग्रो करने के लिए अभी किस ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट, ये IIT कानपुर का रहेगा, इनके साथ यहाँ पे टाई अप किया। तो फर्स्ट क्या है? फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये रहेगा एरिक्सन इंडिया ने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ IIT कानपुर के साथ टाई अप किया, ताकि जो फिनटेक सॉल्यूशंस है, जो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर है, उसको यहाँ पे हम बूस्ट ला सकें, उसमें ग्रो कर सकें हम उसको, ठीक है। फिर इसी के अलावा बात करें ले रिमिट की, तो यहाँ पे यस बैंक ने पार्टनर किया ले रिमिट के साथ, ताकि जो MSMEs है और वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक क्रॉस बॉर्डर प्लेटफॉर्म बनाने की बात की। डिजिवृद्धि की बात करें तो कर्नाटका बैंक ने यहाँ पे डिजिवृद्धि के साथ पार्टनर किया टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू सपोर्ट डेयरी फार्मर्स। डेयरी फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कराने की बात की डिजिवृद्धि ने कर्नाटका बैंक के साथ। एंड यस बैंक हम देख ही चुके हैं, ले रिमिट के साथ इन्होंने पार्टनर किया ताकि MSMEs के लिए क्रॉस बॉर्डर प्लेटफॉर्म बनाया जा सके, ताकि वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ईजिली कर सके। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आ जाते हैं, आप देख सकते हैं एरिक्सन इंडिया एंड आईआईटी कानपुर ने पार्टनर किया फर्स्ट के साथ टू बूस्ट मोबाइल फिनटेक इनोवेशन। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटीज हु आर नेम्ड एज द एम्बेसडर्स ऑफ द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। ये फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखेंगे, 9th एडिशन रहेगा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का। होस्ट कौन कर रहा है इसको? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज। तो यहाँ पे युवराज सिंह इनको अपॉइंट किया गया एज द एम्बेसडर ऑफ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। इसी के साथ याद रखेंगे क्रिस गेल जो वेस्ट इंडीज के हैं, इनको अपॉइंट किया गया है। एंड यूसेन बोल्ट जो कि जमाइकन स्प्रिंटर हैं, इनको अपॉइंट किया गया है एज द एम्बेसडर ऑफ द 9th एडिशन ऑफ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का। ठीक है, मार्क करके चलेंगे, ये 3 एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं। फिर इसी के अलावा अगर हम बात करें, डेम वेलेरी एडम्स, ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं। शॉटपुट इनका गेम रहेगा एंड इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया था एज द इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर फॉर द 16th एडिशन ऑफ द टाटा कंसल्टेंसी सर्विस 10K बेंगलुरु कर्नाटका, जो कि 28 अप्रैल को हुआ। एंड आयुष्मान खुराना जो कि एक एक्टर हैं, इनको अपॉइंट किया गया था और इन्होंने पार्टनर किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, ताकि जो यूथ वोटर अवेयरनेस है उसको क्रिएट किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा यूथ को वोट करने के लिए एंकरेज किया जा सके। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, याद रखेंगे एक और, अगर हम बात कर रहे हैं सना मीर की, सना मीर, ये सना मीर कौन है? ये फॉर्मर पाकिस्तान वीमेन क्रिकेटर हैं एंड इनको अपॉइंट किया गया एम्बेसडर ऑफ द आईसीसी वीमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2024 के लिए। राइट, और ये कहां पर होगा? आईसीसी वीमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर अबू धाबी UAE में होगा, 25 अप्रैल से 7 मई के बीच में ये होगा। ठीक, आईसीसी की बात करें तो चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। हेडक्वार्टर कहां पर है? दुबई UAE में। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। अगर मैं युवराज सिंह की बात कर रहा हूं तो ये पहले प्लेयर बने टू हिट 6 सिक्सेस इन द T20 इंटरनेशनल। युवराज सिंह रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को इन 40 टेस्ट, 301 वनडे इंटरनेशनल एंड 58 T20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं। ये 2000 से 2017 के बीच में ये रिटायरमेंट ले चुके हैं। राइट, एंड ही अचीव द फीट इन द मैच, जो इन्होंने 6 छक्के मारे थे और ये पहले प्लेयर बने थे ड्यूरिंग द मैच अगेंस्ट इंग्लैंड इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द T20 वर्ल्ड कप, जो 2007 में हुआ था इन साउथ अफ्रीका। करेक्ट, इसी के अलावा इनको पद्मा श्री से सम्मानित किया जा चुका है इन 2014 फॉर क्रिकेट फॉर स्पोर्ट्स एंड 2012 में इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था फॉर क्रिकेट स्पोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन ने सेल किया अपना एंटायर 2.87% स्टेक इन टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन इंडिया फॉर 1840 करोड़ रुपीस थ्रू एन ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन। तो थ्रू ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अपना एंटायर स्टेक सेल कर दिया ऑफ 2.87%? वो है ATC टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने अपना 2.87% का स्टेक सेल कर दिया इन वोडाफोन इंडिया फॉर 1840 करोड़ रुपीस। राइट, एंड यहाँ पर 12.78 रुपीस पर शेयर के हिसाब से इन्होंने सेल किया ऑन एन एवरेज, एंड 144 करोड़ शेयर्स इन्होंने सेल किए। राइट, एंड सिटी ग्रुप ने यहाँ पर 0.98% स्टेक बाय कर लिया है, जिसमें इनमें से कितने शेयर? 49.12 करोड़ शेयर्स को इन्होंने यहाँ पे बाय कर लिया है फॉर 623.88 करोड़ रुपीस। ठीक, चलिए इंपॉर्टेंट। फिर अगर मैं वॉरबर्ग्स पिनेस्किस की बात करूं तो वॉरबर्ग पिनेस्किस याद रखेंगे, ये एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है। इन्होंने अपना 2.25% स्टेक इन IDFC फर्स्ट बैंक सेल कर दिया फॉर 1195 करोड़ रुपीस। ICICI वेंचर की बात करें तो इन्होंने अपना 42% स्टेक इन थ्योम्ब्रा फूड लिमिटेड ऑफ मुंबई सेल कर दिया। बेन कैपिटल की बात करें, ये भी एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है एंड इन्होंने अपना 1.08% स्टेक जो एक्सिस बैंक में था वो सेल कर दिया फॉर 3575 करोड़ रुपीस। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड इन द टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। एंड यहां पर अभी एक नई स्पीशीज डिस्कवर की गई है। ये जो नई स्पीशीज है ये किसकी स्पीशीज रहेगी? तो ये नई स्पीशीज एक रेयर बटरफ्लाई है जिसका नाम है नेप्टेस फिलरिया। नेप्टेस फिलरिया ये नई स्पीशीज है जो कि डिस्कवर की गई बाय रिसर्चर्स। कहां पर? ये अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर की गई इन टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राइट, और ये स्पीशीज फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट की गई है इंडिया में। करेक्ट। अगर बात करें ब्रूसित हुआ इसरो, एज द नेम इसरो, ये इसरो के बिहाफ पे इसका नाम रखा गया बिकॉज इसरो का सक्सेसफुल मिशन था चंद्रयान 3 का।
उनको ऑनर करने के लिए नाम रखा गया। एंड ये एक स्पीशीज है ऑफ डीप सी आइसोपॉड की, जो कि डिस्कवर की गई इन केरला। बात करें फिर मेलन क्लेमिस द्रौपदी, ये द्रौपदी मुर्मू मैम जो कि प्रेसिडेंट है इंडिया की 15th प्रेसिडेंट, उनके नेम के बिहाफ पे ये इसका नाम रखा गया मेलन कैल्मी द्रौपदी। एंड ये एक हेड शील्ड सी स्लग है, हेड शील्ड सी स्लग है, जो डिस्कवर किया गया ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। एंड स्पैरोथेका वर्षाबू, स्पैरोथेका वर्षाबू याद रखेंगे, ये एक बरिंग फ्रॉग है। इसकी नई स्पीशीज ये डिस्कवर की गई थी कहां पर, बेंगलुरु कर्नाटका में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। रेयर बटरफ्लाई स्पीशीज नेप्टेस फिलरे डिस्कवर की गई अरुणाचल प्रदेश की कहां पर, टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द सेल्फ हेल्प बुक टाइटल विनर्स माइंडसेट पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिंस। तो हार्पर कॉलिंस के द्वारा एक बुक पब्लिश की गई द विनर्स माइंडसेट, ये बुक ऑथर की गई है शेन वॉटसन के द्वारा। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। राइट, शेन वॉटसन के द्वारा। इस बुक में उन्होंने अपनी जो एक्सपीरियंस है, मेंटल जर्नी है, जो लेसन है, उसके बारे में बताया है, एंड जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इससे सीख सके, इसलिए इस बुक को ऑथर किया गया। शेन वॉटसन की बात करें, राइट, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, 10,950 रन ये बना चुके हैं, 291 विकेट्स ली इन्होंने बिटवीन 2002 से 2016, एंड इन्होंने रिटायरमेंट ले ली फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट इन 2020। यहीं पर पंकज कुमार चटर्जी की बात करें तो इन्होंने रोमन रोलैंड बुक प्राइज को जीता 2024 का, एंड इन्होंने स्टेलिन्स काउच ये नॉवल है, इसका बंगाली ट्रांसलेशन करा है। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दिस राखी कपूर, ये ऑथर राखी कपूर की बात करें, इनको गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर 2024 फॉर हर 26th बुक जो है ब्रेकिंग फ्री एम्ब्रेसिंग मी। नॉरिस प्रीतम की बात करें, ये एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एंड इन्होंने नीरज चोपड़ा के ऊपर किताब लिखी जो कि है द मैन हु मेड हिस्ट्री एंड द जर्नी ऑफ द जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब ऑन विच डे टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इस डे को ऑब्जर्व करते हैं ऑन 26 अप्रैल, करेक्ट, टू रेज अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड आईपी की सिग्निफिकेंस के लिए कि इंडिया वर्ल्ड में जो क्रिएटिविटी है एंड इनोवेशन उसको हम कैसे फॉस्टर कर सकते हैं। इसके लिए थीम याद रखेंगे, थीम क्या रहेगी, बिल्डिंग IP एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बिल्डिंग आर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ये आपकी थीम है, मार्क करके चलेंगे। एंड दिस डे ऑल्सो मार्क्स द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। पहली बार ये डे कब ऑब्जर्व किया गया था, 2001 में पहली बार वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे को ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं देखूं, हम 26 अप्रैल को तो ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, 15 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। राइट, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे हम 15 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। इसी के साथ साथ थीम याद रखेंगे, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर्स, ये इनकी थीम रहेगी। एंड इस डे को पहली बार 1983 में ऑब्जर्व किया गया था। 26 नवंबर को बात करें तो 26 नवंबर को फर्स्ट एवर UN वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे ऑब्जर्व करते हैं 26 नवंबर को। 13 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है UN वर्ल्ड रेडियो डे, UN वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, और इसका 13th एडिशन था इस बार का वर्ल्ड रेडियो डे का जो हमने ऑब्जर्व करा। नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका वर्ल्ड वेटरनरी डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है कब, अंडर द थीम वेटरनरियंस आर एन एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स। ये ऑब्जर्व किया जाता है किस डे को, तो वर्ल्ड वेट डे जनरली याद रखेंगे हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल। लास्ट सैटरडे ऑफ द अप्रैल मंथ हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वेटरनरी डे, एंड 27 अप्रैल को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। टेक अ नोट ऑफ दिस। राइट, 2024 में 27 अप्रैल को था ये वर्ल्ड वेटरनरी डे। इसकी थीम क्या रहेगी, वेटरनरियंस आर एन एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स, ये इसकी थीम रहेगी। टेक अ नोट ऑफ इट, करेक्ट। इसी के अलावा 2 अप्रैल को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो 2 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे। राइट, ये मार्क करता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डेनिश ऑथर हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। 13 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड रोटरैक्ट डे, एंड दिस मार्क्स द, जो 13 मार्च है, इट मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट रोटरैक्ट क्लब। और वर्ल्ड रोटरैक्ट वीक की बात करें तो 11 से 17 मार्च तक हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। 1 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है सिविल अकाउंट्स डे, राइट, एंड ये 48 सिविल अकाउंट्स डे यहां पर ऑब्जर्व किया गया टू मार्क द फाउंडेशन ऑफ ICAS। नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका
यहाँ पर आप थीम देख सकते हैं वर्ल्ड वेटरनरी डे की, वेटरनियंस आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स, एंड इसको ऑब्जर्व किया जाता है बाय वर्ल्ड वेटरनरी एसोसिएशन। Next, which day is annually observed in Manipur on 23rd April to pay homage to the martyrs of the 1891 Anglo-Manipur War? तो ख्वांगजोम डे ये ऑब्जर्व किया जाता है। 133rd ख्वांगजोम डे इस बार ऑब्जर्व किया गया, राइट, ऑन 23rd ऑफ अप्रैल। ख्वांगजोम ये एक कम्युनिटी है जो कि मणिपुर से बिलोंग करती है, कि एक विलेज है वहां पर, राइट, और 23 अप्रैल को ये डे ऑब्जर्व किया गया। बेसिकली एंग्लो मणिपुरी वॉर हुई थी 1891 में, उसके लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड ये जो वॉर थी ये मणिपुर एंड जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे उनके लिए लास्ट वॉर थी जो यहाँ पे हुई थी, एंड इसीलिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है कि यहाँ पे जिन लोगों ने मणिपुर के जो सोल्जर्स थे उन्होंने अपनी जान गंवाई, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ख्वांगजोम डे ऑब्जर्व किया जाता है। नवसेरा डे की बात करें तो ये 8 फेब को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं, राइट, एंड इट इज सेलिब्रेटेड नायक जुड़ैत वॉर मेमोरियल के लिए। नायक जुड़ैत सिंह याद रखेंगे, ये काफ़ी इन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था 1984 में, करेक्ट, इंडिया की आज़ादी के लिए, राइट, एंड फॉर विक्ट्री अगेंस्ट पाकिस्तान इन 1947-48। विजय दिवस की बात करें या फिर हम बोलें विक्ट्री डे या विजय दिवस, ये 16 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, करेक्ट, इंडिया एंड बांग्लादेश के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। इंडियन आर्म फोर्स ने जो पाकिस्तान में 1971 की इंडो पाक वॉर हुई थी उसमें जो विक्ट्री हुई उसके लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है, एंड इंडिया एंड बांग्लादेश के जो सोल्जर्स थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई उनको ऑनर करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस की बात करें तो जनजातीय गौरव दिवस ये आपका 15 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, एंड इस बार 3rd इसका ऑब्जर्वेंस किया गया। एंड बिरसा मुंडा जो एक आइकॉनिक फ्रीडम फाइटर है उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड विजय दिवस की बात करें तो इस बार 53rd विजय दिवस ऑब्जर्व किया गया था 2023 में, एंड 3rd जनजातीय गौरव दिवस ऑब्जर्व किया गया था 2023 में 15 नवंबर को। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कोई एक वन लाइनर रिवीजन पर जिससे आपकी काफी लर्निंग में हेल्प मिलेगी। IRED एंड हुडको ने ग्रांट किया नवरत्ना स्टेटस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। मोर देन 27% ऑफ आइडेंटिफाइड ग्लेशियर लेक्स इन हिमालयाज एक्सपेंडेड सिंस 1984 अकॉर्डिंग टू इसरो। इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया इन मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद यूकेज लिटोरल ग्रुप। RBI ने लेआउट किया फ्रेमवर्क फॉर वॉलंटरी ट्रांजिशन ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इनटू यूनिवर्सल बैंक। सेबी ने अलाउ किया ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को टू प्लेज इक्विटी शेयर्स ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्लेज किया $23.6 बिलियन इन 2023 टू हेल्प एशिया एंड पैसिफिक प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। HDFC Life entered into a corporate agency tie-up with Peerless Financial Products Distribution Limited. Ericsson India and IIT कानपुर का फर्स्ट इन्होंने पार्टनर किया टू बूस्ट मोबाइल फिनटेक इनोवेशन। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह नेम्ड एज द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप एम्बेसडर 2024 के लिए। क्रिस गेल्स एंड ओशन बोल्ट ये दोनों भी अपॉइंट किए गए हैं यहाँ पे। ATC टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर ने सेल किया 2.8% स्टेक इन वोडाफोन आइडिया फॉर 1840 करोड़ रुपीज। देन रेयर बटरफ्लाई स्पीशीज नेप्टिस फिलरिया ये डिस्कवर की गई अरुणाचल प्रदेश में। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर शेन वॉटसन ने अपनी एक नई बुक रिलीज की द विनर्स माइंडसेट। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल। वर्ल्ड वेटरनरी डे 27 अप्रैल। एंड मणिपुर ने ऑब्जर्व किया 133rd ख्वांगजोम डे 23 अप्रैल को। तो दोस्तों ये थे हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके क्या व्यूज रहेंगे। सेशन पसंद आया तो ये दोनों चीज आपको जरूर करनी है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए और बेटर कंटेंट मैं डेली बेसिस पे ला सकूं, राइट। चलिए अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपके लर्निंग में काफी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ ने रिसेंटली इनिशिएट किया 5-year कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू इंप्रूव CGHS इकोसिस्टम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, राइट, इसके अंदर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उनको हेल्थ का बेनिफिट मिलता है। तो इसको इंप्रूव करने के लिए, इसके इकोसिस्टम को बेटर करने के लिए, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने किसके साथ अभी टाइप किया, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। QCI ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ टाइप किया ताकि CGHS का जो इकोसिस्टम है उसको और बेटर करा जा सके। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 एक्शन फॉर एक्सेस इन लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन अप्रैल, डैश बिकेम द सेकेंड मोस्ट डिजीज कॉजिंग मोर डेथ्स आफ्टर ट्यूबरक्लोसिस। तो याद रखेंगे पहले नंबर पे आ जाता है हेपेटाइटिस, सबसे ज़्यादा डेथ कॉज कर रहा है। दूसरे नंबर पे आ जाता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस आपके लंग्स में होता है, राइट, आपको बहुत ज़्यादा खांसी आती है और एक ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया था एंड ये ऐसी पहली कंसोलिडेटेड WHO की रिपोर्ट है जो कि रिलीज की गई ऑन हेपेटाइटिस। ठीक है, चलिए फिर वर्ल्ड हेपेटाइटिस समिट हुई थी
वर्ल्ड हेपेटाइटिस अलायंस के द्वारा कराई गई थी, 9 से लेके 11 अप्रैल में हुई थी और इसकी थीम थी इंटीग्रेट एक्सेलरेट एलिमिनेट। ठीक, मूविंग ऑन। हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो ये अभी यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं आयरलैंड के, 37 ईयर्स इनकी एज रहेगी। कौन है ये है साइमन हैरिस। साइमन हैरिस किनको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे लियो वरादकर को टू बी द यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलेक्ट किया जगजीत पवादिया को एज द मेंबर फॉर द थर्ड टर्म? तो जगजीत पवादिया इनको इलेक्ट किया गया एज द मेंबर फॉर द थर्ड टर्म। ये किन की मेंबर बनी है, रिलेक्ट की गई है? इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की, ICNB की, ये यहाँ पे INCB की यहाँ पे मेंबर रीअपॉइंट की गई हैं फॉर द टर्म 2025 से 2030 तक। इससे पहले 2015 से 2020 तक थी इस पोजीशन में, फिर 2021 से 2025 तक, फिर 2025 से 2030 तक ये इन पोजीशन में रहेंगे और ये इनका थर्ड टर्म रहेगा, राइट, जगजीत पवादिया जी का। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ द US इंडिया टैक्स फोरम ऑफ द US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। तो किनको अपॉइंट किया गया? वो है तरुण बजाज हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ US इंडिया टैक्स फोरम ऑफ द US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, राइट। नेक्स्ट, एंड अभी ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी है ऑफ द बोर्ड ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। Next, name the India's first private sector built sub-meter resolution Earth observation satellite that has been recently launched by TASL, that is Tata Advanced System Limited। अभी हमने देखा था TSAT-1A, ये बैंड वैगन 1 में लॉन्च की गई, जो कि बैंड वैगन 1 राइड शेयर मिशन था जहाँ पर 11 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई थी। तो उसमें से एक सैटेलाइट थी ये आपकी TSAT-1A। पूछा जा रहा है कि ये कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की गई थी टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा भी रिसेंटली? तो वो TSAT-1A थी। बैंड वैगन 1 की जो 11 सैटेलाइट्स थी, राइड शेयर मिशन था, उसमें लॉन्च की गई थी। फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च की गई थी और स्पेस एक्स, राइट, और फ्लोरिडा USA से इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश फिजिसिस्ट एंड नोबेल प्राइज अवॉर्डी पीटर हिग्स, इनका निधन हो गया। इन विच ईयर डिड ही रिसीव नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स? तो 2013 में पीटर हिग्स को फिजिक्स के लिए सम्मानित किया गया था। एंड यहीं पे याद रखेंगे इनको रॉयल सोसाइटीज कॉपले मेडल से भी सम्मानित किया गया था। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइंटिफिक प्राइज है। एंड द गॉड पार्टिकल, इसके ऊपर इन्होंने रिसर्च की, स्टडी की, इसके लिए इनको ये रॉयल सोसाइटी कॉपले मेडल से सम्मानित किया गया था। एंड 2013 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से इनको सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, एल नीनो, ये क्लाइमेट चेंज पैटर्न है जो कि अनयूजुअल वार्मिंग को डिस्क्राइब करता है ऑफ द सरफेस वाटर्स ऑफ द पैसिफिक ओशन। कोई इसका पैटर्न नहीं है एल नीनो का, राइट, और ये 2 से लेके 7 साल के बीच में के इंटरवल्स में ये इरेगुलरली अकर करता है। इसके रेगुलर साइकिल नहीं है, इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन 2 से 7 साल के बीच में ये एक बार जरूर आता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स अप्रैल 2024 रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम है, इट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय हाउ मच परसेंट? इट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 2.6% अगर हम 2024 की बात करें। वहीं पे अगर 2025 की बात करें तो इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 3.3%, राइट। हम जानते हैं जो ट्रेड की वॉल्यूम थी 2023 में, जो डिमांड थी वो बहुत कम हो गई थी। तो अब वापस से 2024 में हम देख रहे हैं कि ट्रेड वापस फ्लरिश हो रहा है। एंड इवन 2025 में इट इज़ एक्सपेक्टेड कि और ज़्यादा फ्लरिश होगा। जो इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट था 2023 का, वो था $432 बिलियन, वो 5% लोअर था एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 2022। एंड इंडिया का जो इम्पोर्ट है इट फेल बाय 7% टू $673 बिलियन, राइट। और वापस अब जो डिमांड है वो कैचअप कर रही है एंड धीरे धीरे वी विल सी इकोनॉमी हमारी ट्रैक पे भी आ जाएगी। अगर कोई जियोपॉलिटिकल सिनेरियो नहीं होता, क्योंकि अभी इजराइल और ईरान की वॉर भी छिड़ गई है वापस से, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि हमारी जो मार्केट्स है वो वापस से बहुत ज़्यादा प्ले आउट कर सकती है इन अ डिफरेंट सिनेरियो। नेक्स्ट आ जाता है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक अप्रैल 2024 का। ये रिलीज़ किया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। इन्होंने बताया कि जो इंडिया का GDP ग्रोथ रहेगा फिस्कल ईयर 25 का, वो पहले 6.7% इन्होंने प्रोजेक्ट किया था, उसको बढ़ा के अब कितना कर दिया है? 7% कर दिया है।
नेक्स्ट, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया कितना अमाउंट, तो इन्होंने $200 मिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट किया इन आई बस नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने के लिए इंडिया में ये जो आई बस है ये एक बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन कंपनी है एंड इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने के लिए यहाँ पे टाई अप किया गया एंड NIIF ये इन्वेस्ट करेंगे $200 मिलियन इन दिस आई बस नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ताकि इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे ग्रो करा जा सके। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया ई सेवा के साथ एंड होटल्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल के साथ, ताकि जो यूपीआई का यूज़ है नेपाल में उसको ग्रो करा जा सके एंड नेपाल में यहाँ पे जो पेमेंट प्रोसेसर रहेगा वो कौन है, फोन पे। तो यहीं से याद रख सकते हैं इंडिया का फिनटेक स्टार्टअप या फिर इंडिया का फिनटेक कंपनी फोन पे, जो कि बेंगलोर कर्नाटका बेस्ड फिनटेक कंपनी है, इन्होंने पार्टनर किया ई सेवा एंड हान होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल के साथ, ताकि यूपीआई को प्रमोट किया जा सके इन नेपाल यूजिंग देयर पेमेंट प्रोसेसर फोन पे। एंड ये जो पार्टनरशिप थी 19th फेवा न्यू ईयर फेस्टिवल था जो कि 11 से 14 अप्रैल तक ऑब्जर्व किया गया, उसके दौरान नेपाल में ये डील साइन की गई। Next, who has been recently recommended for the post of chairman and managing director in SIDBI by Financial Services Institutions Bureau? तो वो है मनोज मित्तल, राइट। इनको यहाँ पे रिकमेंड किया गया फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SIDBI बाय FSIB। एंड ये किनको रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे शिवा सुब्रमण्यम रमन जी को एंड ये करंटली सर्व कर रहे हैं एज MD एंड CEO ऑफ IFCI। मनोज मित्तल करंटली सर्व कर रहे हैं एज MD एंड CEO ऑफ IFCI। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज रिसेंटली रिसीव्ड द अप्रूवल फ्रॉम SEBI फॉर अ चेंज ऑफ कंट्रोल इन रिलायंस वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड? तो एशिया एंटरप्राइज, राइट, इन्होंने रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम SEBI फॉर अ चेंज ऑफ कंट्रोल इन रिलायंस वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अप्रैल डैश बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर टू ओपन अ ब्रांच इन कावरती आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप। तो है HDFC बैंक, राइट। HDFC बैंक वो पहला प्राइवेट सेक्टर लेंडर बना जिसने एक ब्रांच ओपन की इन कावरती आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप एंड वहाँ पे बिजनेसमैन, इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, उनको यहाँ पे ये सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट, किस स्पेस कंपनी ने रिसेंटली बैक किया फर्स्ट ऑर्डर फ्रॉम इसरो फॉर द सप्लाई ऑफ कटिंग एज क्वाड कॉप्टर ड्रोन्स? ये जो क्वाड कॉप्टर ड्रोन्स है ना, ये आपके मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इक्विप्ड रहेंगे, राइट। एंड इन ड्रोन्स को सप्लाई करा जाएगा किसके द्वारा, गरुड़ा एरोस्पेस के द्वारा। तो गरुड़ा एरोस्पेस बैक द फर्स्ट ऑर्डर फ्रॉम इसरो फॉर द सप्लाई ऑफ कटिंग एज क्वाड कॉप्टर ड्रोन्स। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया लेटेस्ट एडिशन ऑफ गर्ल एम्पावरमेंट मिशन। गर्ल्स को एम्पावर करने के लिए, उनको इक्वालिटी के बारे में बताने के लिए, प्रॉपर स्किल्स एंड एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप में उनको बढ़ावा देने के लिए, राइट, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए। तो ये नया एडिशन लॉन्च किया है गर्ल एम्पावरमेंट मिशन का, किसके द्वारा, NTPC लिमिटेड के द्वारा एंड नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनिशिएटिव। इसके अंडर यहाँ पे ये न्यू एडिशन ऑफ गर्ल एम्पावरमेंट मिशन को लॉन्च किया गया एंड इसके अंदर बताएगा कि 10,000 से भी ज़्यादा गर्ल्स को यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मूडीज एनालिटिक्स रिपोर्ट APAC आउटलुक, एशिया पैसिफिक आउटलुक लिसनिंग थ्रू द नॉइस, इसमें इन्होंने बताया कि जो इंडिया की GDP है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 6.1% इन 2024, जो कि 7.7% जिन्होंने ग्रोथ रिकॉर्ड की थी 2023 में। यहीं पे अगर हम एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें तो 3.8% से ये रीजन को ग्रो करने की बात की गई। मतलब एक्सपेक्टेड है कि 2024 में एशिया पैसिफिक रीजन 3.8% से ग्रो करेगा, राइट। वहीं पे अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी देखें तो 2.5% से ग्लोबल इकोनॉमी ग्रो करेगी, लेकिन जो एशिया पैसिफिक रीजन है वो 3.8% से ग्रो करेगा। अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो जो CPI डाटा यहाँ पे निकल के आता है जो एक्सपेक्टेड है वो है 5% के करीब रहेगा। और अगर RBI की बात करें, इनका डाटा, इनका जो एक्सपेक्टेड रहता है कि हम इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में रखेंगे।
नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द रेसिपिडेंट ऑफ द 2023 ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग। ये नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग किसको कहते हैं? ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड को। तो अभी एवी विंगडरसन इजराइल से बिलोंग करते हैं, इनको यहाँ पे ये रेसिपिडेंट बने 2023 के ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड के, जिसको हम नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग के नाम से भी जानते हैं। एंड $1 मिलियन का इनको यहाँ पे कैश प्राइज रहेगा। करेक्ट। एंड कंप्यूटेशन में जो रैंडमनेस आती है, राइट, उसको स्टडी करने के लिए यहाँ पर इनको नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन वाज सीन इन द न्यूज इज फंक्शनिंग अंडर विच मिनिस्ट्री। दूसरा, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2024 की। तीसरा, रिसेंटली हु वाज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द एथलीट्स कमीशन ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। चौथा, रिसेंटली वेयर वाज द 12th इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी मैटर्स हेल्ड। एंड पांचवा, विच कंट्री रिसेंटली पास्ड फॉरेन एड बिल टू प्रोवाइड मिलिट्री एड टू यूक्रेन। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. Also बच्चों, आप सब मेरा कोड विकास 10 यूज कर सकते हैं। ये आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा ऑन ऑल द कोर्सेज दैट यू विल बी परचेजिंग हमारी एप्लीकेशन पे।